पर सवाल यह है कि क्या ये वाकई एक सपना है या फिर एक ऐसा मायाजाल जिसमें करियर, पैसा और मानसिक शांति शायद सब कुछ दांव पर लग जाता है। आज की हमारी बातचीत का विषय यही है, सरकारी नौकरी का मायाजाल, एक कड़वी सच्चाई। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दी इकोनॉमिक टाइम्स और कई रिसर्च स्टडीज पर आधारित एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है। हाँ, और ये कुछ ऐसे आंकड़े और हकीकतें सामने रखती है जो शायद आपको चौंका देंगी। बिल्कुल। और देखिए, आज की हमारी बातचीत का मकसद किसी को डराना या डिमोटिवेट करना बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस रिपोर्ट के आधार पर एक साफ तस्वीर सामने रखना चाहते हैं ताकि कोई भी युवा अपना फैसला सोच समझ कर ले सके। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये सब किसी के करियर का सवाल नहीं है। ये लाखों युवाओं की जवानी, उनके परिवारों की जमा पूंजी और सबसे बढ़कर उनके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो चलिए इस मायाजाल की पहली परत हटाते हैं और सीधे उन आंकड़ों पर आते हैं जो किसी को भी हिलाकर रख दे। क्या कहते हैं नंबर? रिपोर्ट के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। 2014 से 2022 के बीच, मतलब इन 8 सालों में, हाँ, केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए आप अंदाजा लगाइए 22 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए। 22 करोड़, ये तो मतलब देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इनमें से कितनों को नौकरी मिली? और असल में नौकरी मिली सिर्फ 7.22 लाख लोगों को। सिर्फ? हाँ, सिर्फ। और अगर आप इसका प्रतिशत निकालें तो सफलता दर आती है महज 0.33%। 0.33%। ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। मतलब हर 1000 लोगों में से सिर्फ 3 लोग। हाँ, सिर्फ 3। क्या हमारे पास इसकी तुलना करने के लिए कोई और आंकड़ा है? जैसे देश के सबसे मुश्किल समझे जाने वाले IIT या IIMs के एग्जाम से अगर तुलना करें तो? रिपोर्ट में सीधी तुलना तो नहीं है, लेकिन ये दर वाकई किसी भी प्रतिष्ठित परीक्षा से बहुत कम है। और यही वजह है कि रिपोर्ट इसे परीक्षा कहती ही नहीं। अच्छा, वो इसे एक एलिमिनेशन गेम कहती है। एलिमिनेशन गेम? हाँ, इसका मकसद काबिल लोगों को चुनना है ही नहीं। इसका एकमात्र मकसद है भीड़ को, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना। मतलब ये एक रेस है जिसे जीतने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को हराने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक कहा। जब 1000 सीटों के लिए 13 लाख उम्मीदवार होते हैं, जैसा कि रिपोर्ट में एक उदाहरण है, तो ये टैलेंट का मुकाबला नहीं रहता। ये तो सांख्यिकीय रूप से एक असंभवता बन जाती है। आप बस इस उम्मीद में दौड़ रहे हैं कि बाकी 12,99,000 लोग आपसे ज्यादा गलतियां करें। तो अगर जीतना लगभग नामुमकिन है तो फिर लाखों लोग हर साल इस रेस में कूद क्यों रहे हैं? शायद इसलिए कि इस असंभवता को बेचने के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। हाँ। जो उन्हें यकीन दिलाती है कि वो उन 1000 में से 3 लोगों में से एक हो सकते हैं। मैं कोचिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका आकार 60,000 करोड़ रुपए का है। 60,000 करोड़? ये तो कई छोटे देशों की GDP से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और ये इंडस्ट्री एक बहुत ही क्रूअल मॉडल पर चलती है, जिसे रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है, नो रिफंड। नो रिफंड? सोचिए, एक किसान अपनी जमीन बेचकर या गिरवी रखकर बच्चे को दिल्ली या कोटा भेजता है, 2 लाख रुपए की फीस भरता है। 15 दिन बाद बच्चे को समझ आता है कि ये उसके लिए नहीं है। हाँ, वो प्रेशर नहीं झेल पा रहा। वो इस प्रेशर को नहीं झेल पा रहा है, लेकिन पैसा वापस नहीं मिलेगा, वो सिस्टम में फंस गया है। और सोशल मीडिया पर जो फ्री एजुकेशन वाले गुरु हैं उनका क्या? वो तो दिखाते हैं कि वो समाज सेवा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो फ्री का सिर्फ एक दिखावा है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अच्छा। असल में वो अपने महंगे पेड कोर्सेज बेच रहे होते हैं और रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से कई देश के टॉप 15,000 टैक्स पेयर्स में शामिल है। क्या बात है! ये शिक्षा नहीं, ये शुद्ध बिजनेस है जो सपनों और मजबूरियों पर खड़ा है। और ये हमें एक बहुत ही खतरनाक स्थिति की ओर ले जाता है। रिपोर्ट में एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, संक कॉस्ट का चक्रव्यूह। संक कॉस्ट फैलेसी। हाँ, सुनने में बड़ा भारी लगता है, पर असल में ये वो भावना है जिससे शायद कई लोग जुड़ पाएंगे कि अब मैंने 3 साल दे दिए हैं, 2 लाख रुपए लगा दिए हैं, अब पीछे कैसे हटूं, है ना? बिल्कुल। और यही वो मनोवैज्ञानिक जाल है। ये सिर्फ समय का नहीं, पैसे का भी चक्रव्यूह है। आप सोचते हैं कि एक और कोशिश, शायद इस बार हो जाए, लेकिन हर कोशिश के साथ आप उस दलदल में और गहरे धंसते जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार औसतन कोचिंग की फीस लगभग 2 लाख और बड़े शहर में रहने खाने का खर्च वो अलग है। सब मिला के 10 से 15 लाख तक पहुंच जाता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? एक युवा 5-6 साल बाद 30s की उम्र में खाली हाथ, बिना किसी वर्क एक्सपीरियंस के, और अपने परिवार पर एक आर्थिक बोझ बनकर रह जाता है। ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है। और ये तो सिर्फ वो है जो दिख रहा है। एक और कीमत है जो चुकानी पड़ती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली। यानी इस एक रास्ते को चुनने के लिए आपने और कौन-कौन से रास्ते छोड़ दिए? बिल्कुल। रिपोर्ट में 21 से 29 साल की उम्र को द लॉस्ट डेकेड यानी खोया हुआ दशक कहा गया है। ये किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे प्रोडक्टिव समय होता है। हाँ, करियर बनाने का समय, जब वो अपना करियर बना सकता है, स्किल सीख सकता है, पैसा कमा सकता है। लेकिन यहाँ वो सिर्फ एक रिजल्ट का इंतजार कर रहा होता है। इसे बेहतर समझने के लिए रिपोर्ट में 2 जिंदगियों का जो उदाहरण दिया है वो बहुत पावरफुल है। हाँ, 2 समानांतर जिंदगियों की कल्पना कीजिए। एक तरफ एक लड़का या लड़की है जो 22 साल की उम्र में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी शुरू करता है। ठीक है। 25 की उम्र तक उसे प्रमोशन मिल जाता है, उसकी सैलरी बढ़ जाती है। 28 की उम्र तक वो शायद एक टीम को मैनेज कर रहा होता है, बचत करने लगता है, अपना घर बनाने की सोचने लगता है। और दूसरी तरफ एक सरकारी नौकरी का एस्पिरेंट 22 की उम्र में पहली परीक्षा देता है, 25 तक 2-3 प्रयासों में फेल हो चुका होता है, और 28 की उम्र में भी अपने माता पिता से खर्च के पैसे लेकर बेरोजगार बैठा है और सोच रहा है कि अब जिंदगी में आगे क्या करना है। ये अंतर तो जमीन आसमान का है। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ आर्थिक नहीं होता, ये बहुत गहरा होता है। रिपोर्ट में हार्वर्ड की एक स्टडी का जिक्र है जो बताती है कि सालों तक बेरोजगार रहने या तैयारी करने से लॉन्ग टर्म स्कारिंग होती है। लॉन्ग टर्म स्कारिंग मतलब लंबे समय तक रहने वाले घाव। हाँ, एक तरह के मनोवैज्ञानिक घाव जो शायद कभी नहीं भरते।
इसका प्रभाव होता है देरी से शादी, आत्मविश्वास में भारी कमी और जीवन भर की कमाई में एक बड़ा गैप। और इस सब का असर सिर्फ करियर पर नहीं बल्कि इंसान के स्वभाव पर भी पड़ता होगा। मुझे याद है रिपोर्ट में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू की बात हुई थी। हाँ, और वो आंकड़ा भी काफी गंभीर है। एसटीएम जर्नल्स के एक रिसर्च के मुताबिक 3 अटेम्प्ट्स के बाद, सिर्फ 3? हाँ, सिर्फ 3 प्रयासों के बाद एस्पिरेंट्स का ईक्यू यानी अपने इमोशंस को समझने और संभालने की क्षमता तेजी से गिरने लगती है। अच्छा। वो चिड़चिड़े होने लगते हैं, परिवार और दोस्तों से कटने लगते हैं। असल में वो परीक्षा उन्हें इमोशनली तोड़ रही होती है। और इसका सबसे भयानक रूप हमें कोटा में देखने को मिलता है। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 2023 में 27 छात्रों ने वहां आत्महत्या कर ली। और ये तो सिर्फ एक शहर का आंकड़ा है। सही बात है। ये सिस्टम बच्चों को इंसान नहीं बल्कि मशीन या लाश बना रहा है। तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी और समाज से पूरी तरह कट जाने का दर्द एक ऐसी सच्चाई है जिसे अक्सर बशारे की कहानियों के पीछे छिपा दिया जाता है। और इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया पर फैलाया गया भ्रम। इंस्टाग्राम पर रील्स में दिखाया जाता है नीली बत्ती वाली गाड़ी, हाँ, स्लो मोशन में एंट्री, हर कोई सलाम कर रहा है, एक वीआईपी लाइफ का सपना बेचा जाता है। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। रिपोर्ट में एक एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का अनुभव बताया गया है। उनकी जिंदगी 9 से 5.5 की एक डेस्क जॉब है। डेस्क जॉब? हाँ, जहाँ सिर्फ फाइलों का बोझ होता है, एक टेबल से दूसरे टेबल तक। मतलब जो इंस्टाग्राम पर नीली बत्ती वाली गाड़ी में स्लो मोशन एंट्री दिखाई जाती है, असलियत में वो बस एक फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल पर ले जाने का काम है। ज्यादातर मामलों में हाँ, पावर का भ्रम बहुत बड़ा है। रिपोर्ट में एक अफसर का अनुभव है कि दिल्ली में उन्हें भी आम लोगों की तरह मेट्रो में धक्के खाने पड़ते हैं। अच्छा। कोई उनके लिए सीट नहीं छोड़ता, उन्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता क्योंकि वो हजारों दूसरे अफसरों में से एक है। तो फिर उस लग्जरी लाइफ का क्या, जिसके सपने बेचे जाते हैं, क्या वो मिलती है? रिपोर्ट के अनुसार आप एक डिसेंट यानी ठीक ठाक जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन लग्जरियस नहीं। दिल्ली जैसे शहर में एक सरकारी अफसर की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा, करीब 20-30 हजार रुपए तो सिर्फ बेसिक खर्च जैसे किराया, बिजली, पानी में ही निकल जाता है। सही बात है। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र रिपोर्ट में है वो है जॉब सेटिस्फैक्शन। बहुत से लोग नौकरी पाने के बाद भी खुश नहीं है क्योंकि काम की एक रास्ता मतलब मोनोटनी और ग्रोथ की कमी उन्हें अंदर से परेशान करती है। तो ये सब सुनने के बाद सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? अगर ये एक मायाजाल है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रिपोर्ट एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान देती है जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। वो कहती है प्लान बी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सुपर पावर है। ये तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन एक तक ये भी दिया जाता है कि प्लान बी आपको कमजोर बनाता है, आपका फोकस हटाता है। कई टॉपर्स अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि उनका कोई प्लान भी नहीं था, इसीलिए वो सफल हुए। ये एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे रिपोर्ट तोड़ती है। अच्छा। रिपोर्ट के मुताबिक प्लान बी आपको कमजोर नहीं बल्कि निडर बनाता है। सोचिए, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपके पास कोई और विकल्प नहीं होता तो आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक मजबूरी दिखती है। हाँ, एक डेस्परेशन दिखता है। बिल्कुल, लेकिन जब आपके पास प्लान बी होता है तो आपके अंदर आत्मविश्वास झलकता है और इंटरव्यू बोर्ड को मजबूर नहीं, काबिल उम्मीदवार चाहिए। ये तो बहुत ही गहरा मनोविज्ञान है। जब उन्हें पता चलता है कि आपके पास और भी विकल्प हैं तो वे आपको एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखते हैं, न कि एक जरूरतमंद के तौर पर। बिल्कुल, और विकल्प बहुत है। लॉ, एमबीए, डेटा साइंस, पब्लिक पॉलिसी, कंटेंट क्रिएशन। आज की दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, तैयारी करने वाले सिर्फ एस्पिरेंट नहीं होते। इस लंबी और कठिन प्रक्रिया में उनमें कुछ बेहतरीन स्किल्स विकसित हो जाती हैं। हाँ, रिपोर्ट में इस पर एक पूरा सेक्शन है कि कैसे ये तैयारी आपको अनजाने में ही बहुत काबिल बना देती है। सही कहा। जैसे गहरा रिसर्च और एनालिसिस करने की क्षमता, जबरदस्त अनुशासन और दुनिया भर के मुद्दों की गहरी समझ। इन स्किल्स की तो आज हर जगह डिमांड है। बिल्कुल, थिंक टैंक्स, एडटेक कंपनियां और बड़े बड़े कंपनियों के कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट्स में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जो जटिल जानकारी को समझकर उसका विश्लेषण कर सकें। तो अपनी इन स्किल्स को पहचानना और उन्हें सही जगह इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और रिपोर्ट से भी एक कदम आगे जाकर एक बड़ा दृष्टिकोण सामने रखती है। नौकरी मांगने वाले नहीं, देने वाले बने। ये आज के भारत की नई सच्चाई है। रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। फिनटेक, हेल्थ टेक, सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, हाँ, इन जैसे सेक्टर्स में अपार संभावनाएं हैं। और सरकार भी स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा लोन जैसी योजनाओं से मदद कर रही है। हाँ, अपना काम शुरू करने में रिस्क है, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि असली ग्रोथ, असली इम्पैक्ट भी वही है। साथ ही सिस्टम में भी कुछ बुनियादी सुधारों की जरूरत पर जोर दिया गया है, जैसे परीक्षा के चक्र को छोटा किया जाए। अभी एक भर्ती पूरी होने में 2-3 साल लग जाते हैं। हाँ, ये बहुत लंबा समय है। इस समय को घटाकर 1 साल के अंदर लाना होगा। और पारदर्शिता की भी बात की गई है। मतलब छात्रों को उनके परसेंटाइल और रैंक का पता चलना चाहिए ताकि वे अपनी स्थिति का सही आकलन कर सकें। हाँ, अंधेरे में तीर न चलाते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण, उम्र या प्रयासों की एक वाजिब सीमा तय होनी चाहिए ताकि युवाओं के कीमती साल इस अंधीन चक्र में बर्बाद ना हो और वो समय रहते अपनी जिंदगी के लिए दूसरे रास्ते तलाश सकें। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि जिंदगी किसी एक परीक्षा से बहुत बड़ी है। सरकारी नौकरी का आकर्षण अपनी जगह है, उसकी सुरक्षा अपनी जगह है, लेकिन उसे जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य बना लेना, उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना शायद सही नहीं है। और आखिर में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे जो इस रिपोर्ट के अंत में भी है। आईएएस, आईपीएस या कोई भी सरकारी अफसर बनना गर्व की बात है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता। देश को सिर्फ अफसरों की नहीं, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, हाँ, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, कलाकारों और क्रिएटर्स की भी उतनी ही जरूरत है। अपना रास्ता खुद चुने, भेड़ चाल का हिस्सा न बने।